नमस्कार, चक्षुदर्शी में इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल। आज 9 जून है, 9 जून 2025। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तीसरे दौर की जो सरकार है, तीसरे टर्म की जो सरकार है, उसकी पहली वर्षगांठ है। और इस पहली वर्षगांठ में माननीय प्रधानमंत्री को देश के तमाम लोग बधाइयाँ भी दे रहे हैं। मैं भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी सरकार भले ही बैसाखियों पर टिकी हो, लेकिन टिकी रहे, कामकाज करे, सरकार गिरे नहीं, क्योंकि सरकारों का गिरना अशुभ होता है देश के लोकतंत्र में। हालांकि सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये पुराना सिलसिला है। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो दिन है, वो इस बात का है कि हम इस चीज़ का मूल्यांकन करें कि इस एक साल में भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए क्या हासिल किया और देश से क्या उन्होंने गंवा दिया। तो मूल तौर पर आप देखें कि हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो सरकारें जो बनती थी, पहली सरकार से लेकर के और मोदी सरकार के पहले तक जो सरकारें बनती थीं, वो देश के विकास का एक रोड मैप बनाती थी और उसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू हुई थी, उन पर दशकों तक अमल हुआ। और संयोग से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो मोदी सरकार है, 2014 में जब सत्ता में आई, तब किसी को यकीन नहीं था कि ये लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खुशनसीबी है कि देश की जनता ने उसे 2 बार नहीं बल्कि 3 बार देश पर की सेवा करने का मौका दिया। लेकिन देश की सेवा करते करते इस सरकार ने जनता को क्या दिया, जनता से क्या लिया, इसका भी मूल्यांकन करना जरूरी है। तो मोटे तौर पर देखिए, कोई भी सरकार होती है देश बनाने के लिए ही काम करती है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी की सरकार ने पिछले 1 साल में या पिछले 11 साल में कोई काम देश के लिए नहीं किया। बहुत से काम किए हैं, तो बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। आप देखिए, 45 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुलवाए हैं, 12 करोड़ लोगों के लिए, 12 करोड़ घरों में शौचालय बनवाए हैं, जीएसटी लागू की है। और पहले चले जाएं तो आप देखेंगे कि धारा 370 हटाई है, जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े किए हैं। बावजूद इसके हम उस पुराने हिसाब किताब पर नहीं जाते हैं। 10 साल का हिसाब बात गई, रात गई, बात गई। लेकिन इस साल की हम बात करें तो इस साल में हमारी सरकार ने देश के मान सम्मान, संप्रभुता और विदेशों में छवि को लेकर के जितना कुछ नुकसान किया है, उसकी कोई मिसाल पहले की सरकारों के पास शायद नहीं है, उनके कामकाज की नहीं है। पिछले 1 साल में हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग हुआ, चाहे वो हमारी ईडी हो, प्रवर्तन निदेशालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे राज्यपाल जैसा पद हो, इन सब का दुरुपयोग के आरोप इस मोदी सरकार पर लगे। और सबसे बड़ा जो संकट का काल इस सरकार का आया, और इस सरकार कि इस कार्यकाल में जो सबसे ज़्यादा बदनामी दुनिया में देश की हुई, वो हुई 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद। 26 लोग, आतंकवाद पहले भी था, पहले भी हत्याएं हुई, पहले भी पहलगाम से पहले पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, लेकिन सरकार ने इन सारी हादसों को भी भुना लिया। चुनाव जीता, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ चुनाव जीता है। लेकिन 22 अप्रैल की घटना ने इस सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया, हर तरह से फंसा दिया। देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर उसकी कमजोरी इस घटना से उजागर हुई, और विदेश नीति हमारी इस मामले में असफल साबित हुई। और उसके बाद जो बदनामी इस समय देश में हो रही है, देश की संप्रभुता पर जो लगातार चौतरफा हमले हो रहे हैं, वो इस सरकार की इस 1 साल की तमाम उपलब्धियों पर पानी फेरने के लिए काफ़ी है। आप देखिए, बैसाखियों पर जब सरकार चलती है तो दबाव में चलती है। निश्चित तौर पर जो सहयोगी दल होते हैं सरकार के, उनका दबाव होता है,
और लेकिन ये जो मोदी जी की सरकार है, ये मुझे लगता है कि दबाव में कम, सौदेबाजी में ज़्यादा भरोसा रखती है। इसलिए इस एक साल में न तो जनता दल यू की तरफ से और ना ही तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से, टीडीपी की तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं की गई जिससे ऐसा लगे कि ये सरकार गिर रही है, ये सरकार लड़खड़ा रही है, या उसके जो दोनों बड़े सहयोगी दल हैं उस सरकार को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये मान लेना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इन अपने सहयोगी दलों को, जिनकी बैसाखियों के सहारे वो सरकार चला रहे हैं, संतुष्ट रखने में कामयाब हुए, लेकिन वो देश को संतुष्ट नहीं रख पाए। देश में सबसे बड़ा जो आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ, उसके बाद जो 7 मई को जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके बाद आप देखें कि पूरा देश एकजुट था। पूरे विपक्ष ने माननीय मोदी जी को मुक्त हस्त दिया था पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और मोदी जी ने भी आनंद फानंद में बैठक करके जो गेंद थी, कार्रवाई की गेंद थी, वो सेना के पाले में डाल दी थी। सेना ने काम किया, सेना ने काम करके दिखाया। ये जो भारत की सेना थी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सेना के मुकाबले, या कारगिल युद्ध की सेना के मुकाबले बहुत आधुनिक संसाधनों से लैस सेना थी, और उसने अपने कर्तव्य से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। लोगों का सेना के प्रति विश्वास बढ़ा, गौरव बढ़ा। लेकिन जिस ढंग से भारत की सरकार ने रहस्यमय तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर पर युद्ध विराम का ठप्पा लगा दिया, उसके बाद से ये सरकार लगातार सवालों के घेरे में आती जा रही है। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस जो सीज फायर है, इसके पीछे आखिर है कौन। और ये ज़्यादा तलाश करने की लोगों को ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि ये जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि बार बार ये कहा कि ये युद्ध विराम उनकी कोशिशों से हुआ है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे भारत की सरकार ने एक बार भी ट्रंप के इस दावे का खंडन नहीं किया। हालांकि विदेश मंत्री हों, चाहे हमारे विदेश सचिव हों, वो दाएं बाएं कहते रहे कि नहीं, इसमें तीसरे किसी पक्ष का कोई योगदान नहीं, लेकिन उन्होंने खुल करके ट्रंप की जो मुखालफत है वो नहीं की। अब इसकी वजह क्या है, भगवान जाने। दूसरा ये कि पहली बार 3 दिन का मामूली सा एक युद्ध हुआ। मामूली सा इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें हमने 1971 के युद्ध की तरह न तो पाकिस्तान को खंडित कर पाए हम, न पाकिस्तान की सेना को घुटने टिका पाए। 90,000 सैनिकों को उस समय आत्मसमर्पण कराने के लिए भारत की सेना ने मजबूर किया था। इस समय अगर भारत की सेना के हाथ न बांधे जाते, युद्ध विराम की घोषणा न की जाती, तो हो सकता है कि भारत की सेना पूरे पाकिस्तान को, सेना को ही, और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनको घुटनों के बल बिठा देती, उन्हें समर्पण के लिए मजबूर कर देती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और दुर्भाग्य ये कि इसके बाद भारत को अपनी सफाई देने के लिए, पाकिस्तान के आतंकवादी चरित्र को उजागर करने के लिए 33 देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजने पड़े, सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल भेजने पड़े। उन पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा, हासिल कुछ नहीं हुआ। इस 3 दिन के युद्ध में भारत के जो पारंपरिक मित्र थे, रूस जैसे, वो भी उसके साथ खड़े नहीं हुए खुल करके। जबकि पाकिस्तान जो बहुत छोटा सा देश है, हमारा पड़ोस का देश है, हमारा परम शत्रु है, उसके साथ परोक्ष में चीन खड़ा दिखाई दिया। और इस युद्ध काल के तत्काल बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान की खुलकर अमेरिकी संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं की ओर से अरबों का उसको अनुदान दिया, कर्ज दिया। इससे जाहिर है कि दुनिया में भारत की जो पकड़ है वो कमज़ोर हुई है, और हमारे जो मजबूत प्रधानमंत्री हैं, जिनका सीना 56 इंच का है, जिनकी रगों में गर्म सिंदूर बहता है, उनकी पकड़ भी दुनिया में कमज़ोर हुई है। हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल में मेरे ख्याल से 80-85 देशों की यात्रा कर ली है। इतना यात्रा तो हमारे किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री ने नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भारत के लिए वो अपने मित्रों की संख्या नहीं बढ़ा पाए, शत्रुओं की संख्या जरूर बढ़ गई। हमारा जो जिससे रोटी बेटी का रिश्ता था नेपाल, उससे हमारे संबंध खराब करा लिए इसी एक साल में। इसी एक साल में आप देखिए बांग्लादेश में जो वहाँ गृह युद्ध हुआ और जो तख्ता पलट हुआ, उसके बाद बांग्लादेश से रिश्ते खराब करा लिए, वहाँ की
जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनको शरण दे करके श्रीलंका से रिश्ते सुधारने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति में अंतर नहीं आया। हमारा ख़ास पड़ोसी भूटान इस युद्ध काल में 3 दिन के युद्ध के समय में मौन साध कर बैठा रहा। यानी हमारा समर्थन करने वाला दुनिया में एक देश नहीं, और हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ये जरूर भारत सरकार की और प्रधानमंत्री की उपलब्धि है कि उन्होंने उनके कार्यकाल में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उसने जापान को पीछे कर दिया, लेकिन इस आंकड़े से भी लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता, क्योंकि जिस देश को, जिस जापान को भारत ने पीछे धकेला है, उस जापान के में प्रति व्यक्ति आमदनी जितनी है उसके मुकाबले भारत के प्रति व्यक्ति आमदनी नगण्य है। आप देखें, भारत में पिछले 11 साल का समय बहुत होता है किसी भी सरकार को देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। भारत में गैर बराबरी बढ़ी है। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी भी असमानता के शिकार हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 80 करोड़ लोग आज भी 2 यूनिट रोटी के लिए भारत सरकार पर निर्भर हैं, मुफ्त के अनाज पर। जबकि भारत सरकार का दावा है कि इन 10-11 साल में उसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे से बाहर निकाला है। तो सवाल ये है कि ये अंतर विरोध क्यों, कि इधर आप गरीबी की रेखा से कह रहे हैं 25 करोड़ बाहर निकल गए, और इधर 80 करोड़ जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। आप देखिए, इस देश ने जो आंतरिक स्थिति है उसमें असफलता हासिल की। मणिपुर 2 साल से लगातार जल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं है। ये जो पहलगांव का मामला हुआ जम्मू कश्मीर में, ये तो ताज़ा है ही। असम में क्या स्थिति है वो आपको मालूम है। तो ग्रह में भी शांति नहीं है। हमारे ग्रह और दशा दोनों खराब हैं। दशा इसलिए खराब है कि वैदेशिक रिश्तों में हम लगातार पिछड़ रहे हैं। हमारा जो निर्यात है, जो हमारा उत्पादन है, वो लगातार कम हो रहा है, और हमारे ऊपर अमेरिका का जो दबाव है टैरिफ का, वो तो है ही। व्यापार का जो दबाव है वो तो है ही। चीन का दबाव बहुत ज़्यादा है, प्रत्यक्ष दबाव है। चीन ने हमारे बाज़ारों पर कब्जा कर दिया है, हमारे रोज़गारों पर को कम कर दिया, लेकिन हम चीन के खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। हम किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम अपना आलाप अपने ढंग से नोम तोम कर रहे हैं कि हम हैं तो कोई है नहीं हमारे बराबर। जबकि दुनिया देख रही है कि आप कूटनीतिक मोर्चे पर विफल हुए हैं, आप आर्थिक मोर्चे पर विफल हुए हैं, आप विदेश नीति के मामले में विफल हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस विफलता को कोई स्वीकार न करे तो आप कर क्या सकते हैं। विपक्ष के ऊपर ये लांछन लगाया जा सकता है कि विपक्ष ने 11 साल में हमारे माननीय मोदी की सरकार की सफलताएं और विफलताएं हैं, इनको लेकर के ऐसी कोई वैकल्पिक योजना जनता के सामने, आकर्षक योजना जनता के सामने नहीं रखी कि वो मोदी जी से उसका मोह भंग होता। और ये इस बात के को जो पिछला आम चुनाव था उसमें मोदी जी 400 पार नहीं कर पाए, इसको लेकर के संतुष्ट हो जाए अगर विपक्ष, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है देश की एकता संप्रभुता को बनाए रखने में, जितने की सरकार की होती है। देश का विपक्ष आज तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाने पर मजबूर नहीं कर पाया, सड़कों पर नहीं उतर पाया। इससे ज़्यादा और क्या होगा। और मोदी जी और मोदी जी की सरकार है, अपने ढंग से अपना काम कर रही है। उन्होंने तो पहलगांव पर जो हमले हुए, पहलगांव में 26 लोग मारे गए, उसके दूसरे दिन जाके बिहार में मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित कर दिया। यानी वो उनके ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा है। आज की तारीख में भी आप देखें कि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो तमिलनाडु में जाकर के अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, बिहार के बाद होंगे, उसके लिए जाके चुनाव सभाएं तैयार कर रहे हैं। लेकिन कोई जवाबदेही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई जवाब जो जनता के बीच से सवाल उठ रहे हैं, जनता के मन में उठ रहे हैं, विपक्ष की मंचों से उठ रहे हैं, वैदेशिक मंचों से उठ रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए या सौभाग्यपूर्ण है, ये देश की जनता को तय करना चाहिए। हम जैसे लोग अगर कुछ कहेंगे तो इस आलोचना को
पूर्वाग्रह ग्रह से ग्रस्त माना जाएगा, जबकि हमारा क्या पूर्वाग्रह है। हम तो बिल्कुल निर्शील विवेक की बात कर रहे हैं। भारत सरकार की जो उपलब्धियां वो आपको गिना रहे हैं। यहाँ भारत सरकार ने विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया, लेकिन भारत सरकार ने संप्रभुता पर जो हमले हुए हैं देश की, उसकी जिम्मेदारी भी लेना है। ये उसकी नाकामी है। तो नाकामियों को एक तो तराजू में रखिए, सफलताओं को एक तराजू में रखिए, तो आपको वस्तु स्थिति का पता लग जाएगा। और मैं तो आज के दिन, क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है, सालगिरह है सरकार की, तो मोदी जी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनको सुधारने की कोशिश आने वाले दिनों में करेंगे, जवाबदेह बनेंगे। लोग सवालों से भागने की अपनी आदत छोड़ देंगे, और तो हो सकता है कि जो आने वाले दिन हैं देश के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए शुभ साबित हों। अन्यथा मुझे तो इस समय चारों ओर खतरे ही खतरे मंडराते दिखाई दे रहे हैं, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी। और इन खतरों से जो मुकाबला है वो कैसे करना है, ये इसकी कोई रूपरेखा देश की जनता को नहीं मालूम, देश की संसद को नहीं मालूम। और संसद तो एक तरह से अब कठपुतली हुई है। सरकार जब चाहेगी तब बुलाएगी, विपक्ष जब कहेगा तो नहीं बुलाएगी, जनता जब कहेगी तो नहीं बुलाएगी। जब छोटा सा पाकिस्तान देश, शत्रु देश है, जहाँ के सैनिक एक तरह से प्रभुत्व है सत्ता के ऊपर, वहाँ संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है, वहाँ संसद को हर चीज़ से वाकिफ़ कराया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक पर्देदारी है, संसद को उठा के एक तरफ रख दिया गया है, विपक्ष को उठाकर एक तरफ रख दिया गया है, मीडिया को उठाकर एक तरफ रख दिया गया है, अदालतों को उठाकर एक तरफ रख दिया गया है। एक और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो ये जो एकला चलो की नीति है इस सरकार की, ये मुझे तो नहीं पच रही है, देश की जनता को पच रही है तो अच्छी बात है। और बहुत से लोग ये कहते भी हैं, अभी हमारे जो सहयोगी लोग हैं वो कहते हैं कि मोदी जी लगातार नाकाम होने के बाद भी अगर तीसरी बार सत्ता में है तो ये उनकी खुशनसीबी है। और इस उम्र में, जबकि वो 75 साल के होने वाले हो जाएंगे अभी कुछ दिनों बाद, जिस ऊर्जा से और जिस मेहनत से सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रहे हैं, वो अनुकरणीय है। अनुकरणीय से मतलब ये है, सत्ता में बने रहने के लिए तो इनसे पहले, मोदी जी से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी बहुत सी टिकड़में लगाई थी, आपातकाल भी लगाया था, लेकिन वो भी मोदी जी के मौजूदा सरकार के तिकड़म से के सामने बहुत बोनी नज़र आती है। वो आपातकाल मैंने देखा है, आप लोगों में से बहुत ने नहीं देखा होगा। उस आपातकाल से ज़्यादा खराब स्थितियाँ आज की तारीख में हैं, लेकिन विरोध के स्वर ठंडे हैं। सड़कों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, विपक्ष मौथरा है। विपक्ष संसद में भले ही चाहे जितना चिल्ला ले, लेकिन सड़क पर वो अभी जनता को नहीं जोड़ पाया है। हालांकि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 बार भारत जोड़ो पदयात्राएं कर चुके हैं। अब उन्हें कितनी पदयात्राएं और करनी पड़ेंगी जनता को जोड़ने के लिए, ये राम जाने। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।